सो विल कंटिन्यू चैप्टर नंबर 11 इंडियन जुडिशरी। तो कल हमने जो इस चैप्टर को शुरू किया था पिछली क्लास में, तो हमने देखा था कि जुडिशरी का इम्पोर्टेंस कितना ज़्यादा है और इसको इसीलिए इंडिपेंडेंट और फ्री रखा गया है। अब हम देखेंगे एपेक्स कोर्ट के बारे में। तो सुप्रीम कोर्ट इज एट द एपेक्स ऑफ द इंडियन जुडिशरी। तो सुप्रीम कोर्ट भारत के जुडिशरी के अंदर सबसे ऊपर आता है। सबसे ऊपर का कोर्ट कौन सा है? हमारा सुप्रीम कोर्ट। अब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबसे ऊपर हमारा एपेक्स कोर्ट, जिसको हम बोलते हैं यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, वो है हमारा सुप्रीम कोर्ट। ये कहाँ पर है? ये दिल्ली के अंदर है। और इसके अंदर सारे जो केसेस होते हैं, भले वो सिविल केसेस हों या क्रिमिनल कोर्ट हों, सब जो हैं इसी के अंडर में काम करते हैं। यानी कि बाकी सब कोर्ट जितने भी हैं हमारे, वो सब सुप्रीम कोर्ट के नीचे काम करते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर होता क्या है? एक चीफ जस्टिस होता है और 28 एडिशनल जजेस होते हैं, यानी कि टोटल 29 होते हैं, जिसमें से एक चीफ जस्टिस कहलाता है, बाकी 28 जजेस होते हैं। चीफ जस्टिस जो है उसको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। याद रखने वाली चीजें हैं सब। नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट इज डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट, बट इफ द प्रेसिडेंट फील्स दैट द वर्कलोड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज इंक्रीज्ड, देन द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट एडिशनल एड हॉक जजेस टू द सुप्रीम कोर्ट एज पर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब टोटल नंबर हमने देखा 29, 28 जजेस और एक चीफ जस्टिस। लेकिन अगर, और इसको अपॉइंट कौन करता है चीफ जस्टिस को? प्रेसिडेंट। लेकिन नंबर ऑफ जजेस कितने होने चाहिए ये डिसाइड किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा। अगर पार्लियामेंट को लगे कि भाई वर्कलोड बहुत ज़्यादा है कोर्ट के ऊपर, तो वो नंबर ऑफ जजेस बढ़ा भी सकती हैं। और जो नंबर ऑफ जजेस बढ़ाया जाता है, एडिशनल जजेस जो हैं, 28 और एक तो है ही, 28 + 1 तो है ही, लेकिन उससे ज़्यादा अगर किया जाता है तो बाकी जजेस जो रहेंगे उनको हम बोलेंगे एड हॉक जजेस। ठीक है, दिया गया बुक के अंदर। जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनको सीनियरिटी के बेसिस पे बनाया जाता है, यानी जो सीनियर है वो ऊपर। Except for the Chief Justice of the Supreme Court, all the other judges are appointed by in consultation with the Chief Justice as well as other senior judges. Chief Justice को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट और बाकी जजेस जो हैं उसको अपॉइंट किया जाता है चीफ जस्टिस के द्वारा बाय डिस्कसिंग विद अदर सीनियर मेंबर्स। जो सीनियर मेंबर्स हैं उनका डिस्कस करके वो बाकी जजेस का अपॉइंटमेंट करते हैं। अब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? सबसे पहले सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि इंडियन सिटीजन होना चाहिए। कम से कम 5 साल का उसको जज का एक्सपीरियंस होना चाहिए हाई कोर्ट में। कितने साल का एक्सपीरियंस? 5 साल का हाई कोर्ट के जज का, या फिर 10 साल का हाई कोर्ट के वकील का। यानी कि देखिए ये सब रिलेटेड हैं। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो या तो 5 साल हाई कोर्ट में जज बन के आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर 10 साल का हाई कोर्ट के अंदर एडवोकेसी का, यानी कि आप वकालत की हो वहाँ पे। यानी कि अगर आप वकील हो तो आपने कम से कम 10 साल हाई कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस की हो, तब आप सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हो। या फिर 5 साल हाई कोर्ट में जजमेंट दी हो, यानी कि जज हो हाई कोर्ट के, तब आप बन सकते हो। शुड बी ए डिस्टिंग्विश्ड जज और फेमस ज्यूरिस्ट एज पर द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट, या फिर अकॉर्डिंग टू द प्रेसिडेंट्स ओपिनियन, यानी कि राष्ट्रपति के ओपिनियन के मुताबिक वो एक ज्यूरिस्ट होना चाहिए, यानी कि एक जजिंग कमेटी का मेंबर होना चाहिए। एक जज करने वाला व्यक्ति की ज्यूरी होती है। ज्यूरी मतलब ग्रुप ऑफ पीपल जिसको हम जज करने, जैसे कि बहुत सारे टीवी सीरियल्स भी आते हैं, इंडियन आइडल वगैरह, DID वगैरह, तो उसमें जो जजेस होते हैं तो ज्यूरी, तो या तो वो ज्यूरी मेंबर होना चाहिए। वहाँ के ज्यूरी मेंबर्स नहीं, मैं सीरियल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि ज्यूरी बोला जाता है उनको, मेंबर्स यानी कि जजेस। वहाँ पे वो जजेस होते हैं ना, वैसे ही अन्य किसी बॉडी में वो एक ज्यूरी मेंबर होना चाहिए। एंड ही शुड नॉट बी मोर देन 65, यानी कि 65 साल से उसकी उम्र कम होनी चाहिए। तो ये क्वालिफिकेशन। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि 65 उसकी रिटायरमेंट एज रहती है, क्योंकि 65 से ऊपर तो लेते ही नहीं है वो, तो 65 से कम उम्र होनी चाहिए, तो 65 साल उनकी रिटायरमेंट एज रहती है। अब टाइम पीरियड की बात करते हैं। तो रिटायरमेंट एज इनकी होती है 65 ईयर्स। लेकिन अगर पार्लियामेंट के अंदर लॉ बनाकर एज में बदलाव किया जा सकता, करना चाहें वो लोग तो कर सकते हैं, कि जैसे किसी को 70, 65, 62 करना है तो वो पार्लियामेंट में लॉ बना के किया जा सकता है। जब वो रिटायर हो जाते हैं तो रिटायर होने के बाद वो किसी और कोर्ट के अंदर या फिर अपनी प्रैक्टिस लॉ की नहीं कर सकते हैं खुद अपनी। हाँ, वो सर्विस कमेटी, जो कमेटीज़ होती हैं, जैसे कि सरकार, आपने सुना होगा भाई कोई बहुत ज़बरदस्त केस हो गया भारत के अंदर,
फिर लोग डिमांड करते हैं इसकी जांच हो, सीबीआई जांच हो, ये जांच हो। फिर सरकार क्या करती है, कमेटी बनाती है कि भाई हम 3 मेंबर्स की एक कमेटी बना रहे हैं, वो कमेटी आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी और उस पर हमें रिपोर्ट देगी। तो ऐसी कमेटी में वो सर्विस ज़रूर दे सकते हैं, लेकिन अपना पर्सनल वो काम नहीं कर सकते, यानी कि कहीं भी वो किसी भी कोर्ट के अंदर दोबारा प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं आफ्टर रिटायरमेंट। अगर पाया जाए कि वो रिटायरमेंट से पहले रिजाइन करना चाहें तो वो अपना रिटर्न रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को दे सकते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया था तो वहीं पे रिजाइन कर सकते हैं। लेकिन ये तो अपनी मर्जी से बात की, वो अपनी पोस्ट से उनको हटाया जा सकता है कि नहीं? हाँ, उनको हटाया भी जा सकता है अगर पाया जाए कि वो इनकेपेबल हैं, या फिर उनका बिहेवियर मिसकंडक्ट, उन्होंने कुछ ऐसा आचरण किया है जो कि ठीक नहीं है, या फिर वो अपने काम को कर पाने में सक्षम नहीं है। तो ऐसे केस के अंदर उनको उनकी पोस्ट से हटाया भी जा सकता है। अब हटाने के लिए ये तो नहीं है कि गए और उसको प्रेसिडेंट ने बोला चल भाई कल से नहीं आना, ऐसे नहीं, क्योंकि चीफ जस्टिस है, भारत के सबसे ऊपर वाले कोर्ट का चीफ जस्टिस है, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए इम्पीचमेंट मोशन पार्लियामेंट में पास किया जाता है। क्या किया जाता है? इम्पीचमेंट मोशन। इम्पीचमेंट के बारे में हमने पहले भी देखा था कि प्रेसिडेंट को हटाने के लिए भी इम्पीचमेंट चलाया जाता है, प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। तो इम्पीचमेंट 2 तरह का बताया जाता है, एक है जो चीफ जस्टिस को हटाया जाता है और एक है जिसमें राष्ट्रपति को हटाया जाता है। ठीक है, तो दोनों को इम्पीचमेंट ही बोला जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें पार्लियामेंट के अंदर ये बात रखी जाती है कि इस जज को, इस चीफ जस्टिस को हम हटाना चाहते हैं। तो उस समय जब वो बात रखी जा रही है तो कम से कम उस सदन के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर 2/3 मेंबर होने चाहिए। कितने मेंबर होने चाहिए? 2/3। अगर उससे कम है तो ये इस पर बात नहीं हो सकती। कम से कम 2/3 इसके अंदर बैठे होने चाहिए सुनवाई में। फिर अगर मेजोरिटी ऑफ पीपल उसके अगेंस्ट में बोल रहे हैं तो उसको हटाया जा सकता है। पार्लियामेंट के अंदर प्रूफ दिए जाते हैं कि ये बंदे ने ये गलत काम किया है, क्योंकि बिना सबूत के तो कुछ भी नहीं होता है। सबूत दिए जाते हैं, और अगर ऐसा पाया जाए कि वो व्यक्ति जो है, यानी कि जो चीफ जस्टिस है, उसने रियल सेंस में कुछ गलती की है, गुनाह किया है, यानी कि उस पर आरोप साबित हो जाएं, तो इस सिचुएशन के अंदर उसको हटाया जा सकता है। लेकिन अपने बचाव में भी उसको बोलने का अधिकार होता है, वो अपनी बात भी रख सकता है। यानी कि नॉर्मल जैसे हमारे जजेस कैसे करते हैं कोर्ट के अंदर, जज जो है वो दोषी को भी बोलने का मौका देता है, उसका भी वकील होता है, तो वही सेम चीज़ यहाँ पर भी होती है। सर, अगर सर जो सुप्रीम कोर्ट का जो जज है उसके खिलाफ इधर केस हुआ है तो सर प्रेसिडेंट जो है वो जो चीफ जस्टिस है या जजेस जो हैं उनको शपथ दिलवाता है। जैसे मैंने मोस्टली हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट में, कि जो शपथ दिलवाने का जो काम होता है वो सारा राष्ट्रपति का होता है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को या बाकी जजेस को भी ओरल और रिटन दोनों फॉर्म में शपथ दिलवाई जाती है, लिखवाई भी जाती है और ओरल भी। आगे हम पढ़ेंगे पावर एंड ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया possesses more powers and has vast jurisdiction in comparison to any other country of the world. This jurisdiction can be divided into original, appellate and advisory jurisdiction. अब सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट या फिर जो उसको 3 हिस्सों में बांटकर उसको बताया गया कि ये 3 जगहों पर वो काम कर सकता है, यानी कि 3 प्रकार से वो काम कर सकता है। जैसे कि पहला ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, यानी कि उसका कार्य क्षेत्र हम बोल सकते हैं। पहला ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, when a court has the power to directly give judgment after hearing a case, such a power is known as original jurisdiction, and the Supreme Court has the power to make decision regarding the case, which no other courts has. Under this jurisdiction, the following parties should be involved whose conflicts are resolved by the Supreme Court. It has the power to settle the dispute between the government of India and one more state. It has the power of resolving differences of opinion, fights and conflicts between the government of India and one or more states on the other side and one or more other states. अब ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब यहाँ पर बताया गया है कि जब कोर्ट जो है उसके पास पावर है कि वो सुने केस को और तुरंत अपनी जजमेंट दे दे, बात सुनी और जजमेंट दे दी, ये पावर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है, बाकी कोर्ट्स ऐसा नहीं कर सकते। अब इसमें कुछ कंडीशंस भी होती हैं कि मुद्दा है, एक तरफ गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, और एक तरफ एक स्टेट है या ज़्यादा स्टेट्स हैं, तो उनके बीच में कोई मतभेद चल रहा है, तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दे सकता है। या फिर
डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, यानी कि किसी और मुद्दे पे लड़ाई है या मतभेद है, यानी कि वो कुछ और बोल रहे हैं, दूसरे कुछ और बोल रहे हैं, ये भी कब, जब एक तरफ गवर्नमेंट हो और एक तरफ एक स्टेट हो या फिर बहुत सारी स्टेट्स हो, या फिर एक तरफ एक स्टेट हो और दूसरी तरफ दूसरी स्टेट्स हो, तो इस केस में भी ऐसा किया जा सकता है। इट हैज़ कंप्लीट पावर टू गिव जजमेंट रिगार्डिंग फाइट्स और क्वेरल्स बिटवीन स्टेट्स, स्टेट एंड स्टेट्स। इसके पास पूरी पावर है कि जब एक तरफ स्टेट हो, एक स्टेट हो और दूसरी तरफ बहुत सारी स्टेट्स हैं, उनके बीच में अगर कुछ मुद्दा चल रहा है तो वहाँ पे भी ये जजमेंट दे सकता है। यानी कि आप देखो कि जो मेन मुद्दे हैं हमारे आम लोगों के नहीं, सरकारों के मुद्दे हैं, वहाँ पर हर जगह पर जजमेंट देने की पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ द राइट टू गिव जजमेंट कंसर्निंग एनी सेट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशनलिटी। यूनियन गवर्नमेंट या फिर कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई भी मुद्दे के ऊपर जजमेंट देने की पावर सुप्रीम कोर्ट के पास। यानी कि देखो सरकार, हम बोलते हैं ना सरकार, तो सरकार मतलब देश की हेड हो गई, लेकिन उसको भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट माननी पड़ती है। अगर सुप्रीम कोर्ट बोल दे कि ये काम करो तो वो भी उनको माननी पड़ती है। तो यानी कि सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है। इट हैज़ द पावर टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। मोरओवर इट इज एम्पावर्ड टू इशू ऑफ हैबियस कॉर्पस मैंडेमस और ऑर्डर ऑफ प्रोहिबिशन। यानी कि किसी भी चीज़ को, हैबियस कॉर्पस मैंडेमस जो है वो है, उसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ प्रोहिबिशन, यानी कि किसी भी चीज़ को ख़त्म करने का या स्टॉप करने का ऑर्डर देना। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि अगर हमारी फंडामेंटल राइट्स कोई हमसे छीनता है तो हम सुप्रीम कोर्ट हमारी मदद करेगा हमारी राइट्स दोबारा देने के लिए। और जैसे कि अभी प्रेजेंटली हम देखें कि हम लोग बहुत सारी जगहों पे सरकार अपनी मर्जी से इंटरनेट सेवाएं बंद कर देती है ना, इंटरनेट सेवा बंद कर देती है। भाई इंटरनेट सेवा बंद करना भी, पैसे हम पे कर रहे हैं, तो आप कौन होते हो इंटरनेट सेवा बंद करने वाले? ठीक है, तो इस केस के अंदर भी बहुत सारे लोग सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, हाई कोर्ट चले जाते हैं। भाई ये सरकार कैसे कर सकती है, पेमेंट हम कर रहे हैं, या तो फिर कंपनी हमारे पैसे वापस करे। ठीक है, जो कंपनी सर्विस देगी हम उसका सिम खरीद लेंगे। अब ऐसे थोड़ी होता है कि भाई हमने पैसा दिया, हाँ, लेकिन सरकार के पास मुद्दा ये होता है कि फॉर सेफ्टी पर्पस, कि हमारी जो व्यवस्था है वो बिगड़े ना, लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, इसलिए वो लोग ऐसा करते हैं। लेकिन कई जगहों पे तो कई कई महीने तक, कई कई दिन तक बंद रहता है, तो एक्चुअल में तो हमारी राइट को हनन नहीं हो गया ना। ये तो वो बात हो गई, तुम दुकान पे गए सामान खरीदने, तुमने पैसे दे दिए, सामान वाला बोल रहे अगले महीने मिलेगा। पैसे हमने अभी दिए तो सामान भी तो अभी चाहिए। तो जब आपने मोबाइल रिचार्ज किया है तो आपको पता है, आपको अगर 2 GB डाटा पर डे का मिलता है डेटा, तो वो 2 से ऊपर 1.1 भी ऊपर देती है कंपनी। जैसे ही 2 GB पूरा होने वाला है उससे पहले ही मैसेज आने लगते हैं, और जब वो लास्ट के 150 GB MB बाकी होता है तब तो स्पीड भी 0 हो जाती है ना। तो जब कंपनी हमको 1 सेकेंड भी 0.1% भी ऊपर नहीं देती है, तो वो हमारा डेटा जो खा रहे हैं वो लोग, हम यूज़ नहीं कर रहे, तो उसका पैसा भी तुमको वापस मिलना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे, तो ये राइट्स हमको दी गई है सब। Then it is not in the jurisdiction of the Supreme Court to settle disputes related to distribution। अब सुप्रीम कोर्ट क्या नहीं कर सकता है, वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है ना, स्टेट के बीच में पानी की समस्या, वो नहीं सॉल्व कर सकता है। या फिर इसके लिए सेपरेट वाटर ट्रिब्यूनल बनाया गया, यानी कि वाटर ट्रिब्यूनल बनाया गया है, जो कि अगर 2 स्टेट्स के बीच में कहीं पानी से रिलेटेड कोई मुद्दा भी, नदी यहाँ से बह के आ रही है, उसने अपना पानी स्टॉप कर दिया, बोले हम आगे नहीं जाने देंगे नदी को, तो नदी तो भी नेचुरल रिसोर्स है, उसको हम कैसे रोक सकते हैं? तो इस पे सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं दे सकता। इसके लिए सेपरेट एक ट्रिब्यूनल बनाया गया जिसको बोलते हैं वाटर ट्रिब्यूनल। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट फाइनल होता है और इसको कहीं भी चैलेंज नहीं किया जा सकता है। दूसरा है एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन। अब एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन है, उसको 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला केसेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। एनी पर्सन कैन अप्रोच ए सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द जजमेंट, ऑर्डर और रिट given by the High Court on any case only if a certificate is issued by the High Court along with the judgment that the case involves any matter pertaining the Constitution which has been falsely interpreted or contains any important question of law, and hence the petitioner can appeal in the Supreme Court for the same. If any such certification is not given by the High Court and the petitioner approaches the Supreme Court, then in such circumstances if the Supreme Court finds that any unconstitutional right is violated, then it can accept the petitioner's appeal, but in any of the circumstances only the petitioner who is a party in the working of High Court can approach the Supreme Court
only under the reason that a false judgment is issued by the high court or any other court। अब पहला जो पार्ट इसमें दिया है ये है कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन का, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को ये लगे कि सुप्रीम कोर्ट के नीचे का कोई भी कोर्ट था जहाँ पे उसका मुद्दा चल रहा था, वहाँ पर वो मुद्दा जो था वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा हुआ था लेकिन उसके अगेंस्ट में काम हुआ, या फिर इसकी राइट्स ड्यूटीज़ जो हैं उसको थोड़ा बहुत उससे छेड़छाड़ की गई, यानी कि उसको छीना गया, उसको बोलने का अधिकार नहीं दिया गया, किसी भी प्रकार से लगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन यानी कॉन्स्टिट्यूशन जो बोल रही है ये उसके बिल्कुल बिल्कुल विरुद्ध जा रहा है, या फिर उसमें से कुछ चीज़ों को इससे छेड़छाड़ की गई है इसके अंदर, तो ऐसे केस के अंदर वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जाकर फिर से सुनवाई करवा सकता है। लेकिन ऐसे में क्या होता है कि हाई कोर्ट जो है ना वो आपको एक सर्टिफिकेट देता है कि ये जो मुद्दा है इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन का कोई पॉइंट या कॉन्स्टिट्यूशनल कोई मुद्दा इसमें शामिल था, लेकिन अगर वो सर्टिफिकेट आपको इशू नहीं किया जाता है तो भी आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो और सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि क्या आपका जो केस है उसके अंदर रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन समथिंग इज देयर। अगर ऐसा है तो यानी कि आपकी राइट से रिलेटेड कुछ है तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट आपके केस को वहाँ चालू रखेगा, अदरवाइज ऐसा नहीं किया जा सकता है। इन केस ऑफ द सिविल केसेस, दूसरा पार्ट इसका, इन केस ऑफ द सिविल केसेस द हाई कोर्ट सर्टिफाइज दैट द केस इन्वॉल्व्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ and that the case holds general importance and it is necessary that Supreme Court decides, then an appeal can be made in the Supreme Court. Judgment of any civil cases involving a sum of rupees of 1 lakh or more can be challenged in the Supreme Court. अब सिविल केसेस की बात की जा रही है। अगर कोई ऐसा केस जिसमें पैसों का मुद्दा है, कौन सा, मनी रिलेटेड कोई केस है, तो उसमें भी अगर ऐसा फील हो कि वो मुद्दा पैसे का बहुत ही ज़रूरी है, अब ऐसा नहीं कि मैंने इसको 2 लाख रुपए उधार दिए थे वापस नहीं कर रहा तो मैं सुप्रीम कोर्ट चला जाऊँगा, सुप्रीम कोर्ट फ्री नहीं है कि वैसे फालतू चीज़ें लोअर कोर्ट्स हैं इनके लिए। लेकिन अगर ऐसा फील हो कि दैट पर्टिकुलर केस, दैट इज सिविल केसेस की बात कर रहे हैं हम, यानी कि रिलेटेड टू मनी एंड प्रॉपर्टी, ठीक है, ऐसे केसेस अगर हैं और उनको गलत तरीके से उसका जजमेंट दिया गया है, गलत तरीके से जजमेंट देने का मतलब भाई अगर वो साबित किया गया है और हमने जजमेंट दिया है वो चीज़ ठीक है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में और तरीके से लिखा गया है, हर एक चीज़ वहाँ लिखी गई है, लेकिन यहाँ पे जजमेंट बिल्कुल उसके विरुद्ध जाके दिया गया है, तो ऐसे केसेस के अंदर भी वहाँ जाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर केसेस लगभग 1 लाख से लेके ऊपर कितना भी हो, कम से कम 1 लाख रुपए का केस होना चाहिए, फिर ऊपर कितना भी आप जा सकते हो, ये सब अगर है तो आप सुप्रीम कोर्ट को दरवाज़ा खटखटा सकते हो। इन केस ऑफ क्रिमिनल केसेस, अब सिविल देख लिया यानी कि रिलेटेड टू मनी एंड प्रॉपर्टी, क्रिमिनल केसेस की बात करें, इफ एनी लोअर कोर्ट हैज़ एक्विटेड द क्रिमिनल फ्रॉम अ कैपिटल पनिशमेंट, इन दैट केस द हाई कोर्ट हैज़ गिवन कैपिटल पनिशमेंट टू द क्रिमिनल, then in such circumstances an appeal can be made in the Supreme Court. The Supreme Court can review its own judgments. It can transfer cases that are going on in other courts to the Supreme Court. The Parliament can increase the powers of the Supreme Court by framing acts. अब कोई क्रिमिनल केस चल रहा है, किसी ने गुनाह किया, क्रिमिनल केस समझ गए, चोरी चकारी मर्डर कोई भी हो सकता है, अब उस व्यक्ति को लोअर कोर्ट ने कैपिटल पनिशमेंट दे दी, यानी कि उम्र कैद दे दी या फिर मौत की सज़ा दे दी। अब उसकी हाई कोर्ट में पहुँचे वो लोग, तो हाई कोर्ट में उसने उनकी सज़ा खारिज कर दी कि भाई मौत की सज़ा इसको मत दो या उम्र कैद मत दो, इतने साल की रहनी चाहिए। तो इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाए, क्योंकि यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि एक कोर्ट को तो लगा कि इसको ये सज़ा होनी चाहिए, दूसरे को लगा नहीं ये होनी चाहिए, तो दोनों में मतभेद आया ना, तो इस केस के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट कोई भी लोअर कोर्ट में अगर कोई केस चल रहा है तो उसको अपने पास ट्रांसफ़र करने की पावर रखता है कि जैसे तुम्हारे कोर्ट में चल रहा है कोई केस, तो मैं चाहता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट, तो मैं अपने पास ट्रांसफ़र कर सकता हूँ खुद ही, मैं सुनवाई करूँगा इस पर। या फिर पार्लियामेंट जो है उसके पास ये भी है कि वो कोर्ट की पावर, सुप्रीम कोर्ट की पावर को बढ़ाने के लिए भी एक्ट फ्रेम कर सकती है, लॉ बना सकती है कि सुप्रीम कोर्ट की पावर को बढ़ाना हो तो ये दो हमने पढ़े इसके जुरिस्डिक्शन। अब तीसरा जुरिस्डिक्शन जो है दैट इज एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। If the President feels that any particular matter or question holds importance from the point of view of public welfare, then the President can take a counsel of the Supreme Court by sending the matter or question to the Supreme Court for consideration. Under this provision, the President can avail counsel from the Supreme Court in questions pertaining to law, reality and constitutional interpretation or relevancy of any bill. But if the Supreme Court finds it unnecessary to consider or give opinion on the sent matter, it can send it back to the President, and it is not mandatory for the President to follow the advice or counsel given by the court. अब
एडवाइजरी, जैसे नाम से भी पता लगता है एडवाइजरी, यानी कि एडवाइस देना। सुप्रीम कोर्ट सलाह देने का भी काम करता है, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, अगर कोई मुद्दे पे राष्ट्रपति को लगता है कि वो सुप्रीम कोर्ट से किसी मुद्दे पे उसको सलाह चाहिए, तो वो अपना जो मैटर है वो सुप्रीम कोर्ट को भेज सकता है। सुप्रीम कोर्ट उसको देख के उस पर सलाह देता है तो प्रेसिडेंट उसको माने या ना माने ये उसकी मर्जी है। लेकिन ये भी है कि अगर प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट का भेजा सुप्रीम कोर्ट के पास, तो सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगे कि ये तो फालतू है यार, इसमें मेरी सलाह, मतलब मेरा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, तो बिना सलाह दिए भी वो प्रेसिडेंट को वापस भेज सकता है। यानी कि दोनों की अपनी अपनी पावर से देखो, प्रेसिडेंट ऊपर भेज सकता है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे कि फालतू क्वेश्चन हैं तो वापस भेज देगा, बोले हमें कोई बात नहीं करनी इसमें। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सलाह दी, और वो जरूरी नहीं है कि प्रेसिडेंट वो सलाह माने, उसकी मर्जी वो माने या ना माने। एडवाइस क्या होती है, सलाह। तो सलाह देते हैं तो सब मान जाते हैं, मानते हैं सब लोग सलाह? नहीं, आप लोगों को सलाह दी जाती है अच्छे से पढ़ो, मानते हो? कभी नहीं मानते हो ना, फिर तो कोई भी नहीं मानता बेटा। सलाह होती है, मर्जी की बात होती है, सलाह ले लो, मानो ना मानो हमारे ऊपर होता है। तो वही यहाँ पर है। अब अदर पावर्स की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट हैज़ अ पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट एंड डिसीजन, वो अपने ही डिसीजन को रिव्यू कर सकता है। The Supreme Court can punish for contempt of the court. Supreme Court has a power to nullify any steps law taken by the executive if it violates the constitution. This right has been given to the president in the constitution under the provision of right to constitutional remedies. Supreme Court is thus the guardian and the savior of the constitution and citizens. सुप्रीम कोर्ट अपने ही जजमेंट को फिर से रिव्यू कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट अगर कोई कोर्ट की अवमानना करता है, कोर्ट की अवहेलना करता है, कोर्ट का अनादर करता है, कोर्ट की डिसरिस्पेक्ट करता है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको सजा दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट कोई भी कानून बनाया जाता है, अगर वो कानून हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को कहीं भी तोड़ता है, यानी कि उससे बाहर जाके बना, सुप्रीम कोर्ट पाए कि भी ये चीज़ तो बाहर जाके बनाई गई, यानी कि इससे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको भंग कर सकता है। इसके अलावा प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो इस तरह के कोई भी अगर राइट्स बनती हैं तो उसके अंदर वो हस्तक्षेप कर सकते हैं। ये सब आता है, हमारी राइट्स पढ़ते हैं ना हम लोग, तो उसमें एक राइट होती है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो राइट्स हमको मिली हैं उसके अंदर अगर भेदभाव छेड़छाड़ हो तो हम कोर्ट में जा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हमारा गार्जियन और सेवियर है। आगे हम देखेंगे कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स होल्ड एन एविडेंशियल वैल्यू एंड व्हेन एनी रिकॉर्ड फ्रॉम द कोर्ट are presented, no objection can be taken against. The judgment or decisions of the Supreme Court are considered as permanent document and all are bound to accept it. They are used as references by the subordinate courts while giving judgment and decisions. Any court showing its contempt or disapproval can be punished. कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स यानी कि जो कोर्ट जो है जजमेंट देते हैं, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट भी देता है ना, बहुत सारे केस हर रोज़ केसेस सॉल्व होते होंगे, तो उनकी जजमेंट्स को स्टोर करके रखा जाता है, उनको सब डॉक्यूमेंट्स को सेव करके रखा जाता है। उनको बाद में लोअर कोर्ट जो होते हैं ना, वो उनके द्वारा उनको पढ़ के सीख सकते हैं कि उस कोर्ट की क्या जजमेंट थी, तो इस तरह उनको सीखने को। फॉर एग्जांपल अभी भाई कहीं एक पेचीदा केस है कि एक आत्मरक्षा के अंदर किसी व्यक्ति ने दूसरे को मार दिया, लेकिन अपने आप को बचाने में, अब एक्चुअल में देखने जाए तो बंदे को मार दिया, यानी कि मर्डर का केस बनता है, लेकिन ये भी देखा गया कि आत्मरक्षा में, यानी कि अपने आप को बचाने के लिए ऐसा किया। तो अब समझ नहीं आ रहा जज क्या करे। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसे भाई आज से कई केसेस गए होंगे ऐसे, तो ऐसे केसेस की जो फाइल्स पड़ी होती हैं वो फाइल जज ने रीड की, 2 4 10 फाइल रीड की, तो उसको पता लगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया था, तो उसके हिसाब से वो भी अपना जजमेंट दे सकता है। यानी कि एक हम बोले तो एक गाइडेंस की तरह वो काम करते हैं। इनको बोला था कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स की। रिकॉर्ड समझते हैं ना, रिकॉर्ड रखना किसी भी चीज़ का वो। अब आगे चलेंगे हम हाई कोर्ट की तरफ। हाई कोर्ट स्टेट लेवल पे जो सबसे ऊंचा कोर्ट है वो हाई कोर्ट होता है। देश में तो हमारे सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन स्टेट में सबसे ऊंचा होता है हाई कोर्ट। हमारे हर एक स्टेट के अंदर एक हाई कोर्ट है, लेकिन कुछ जगहों पर 2 स्टेट्स के बीच में भी एक हाई कोर्ट देखने को मिलता है। लेकिन आसाम का जो हाई कोर्ट है उसके अंदर मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ये 7 स्टेट्स आती हैं। लेकिन 7 स्टेट्स के बीच में एक ही कोर्ट आता है। ईस्ट की बात की जाए, क्योंकि ये जो 7 नाम लिए ना मैंने, दीज स्टेट्स आर कॉल्ड द लैंड ऑफ 7 सिस्टर्स। छोटे छोटे राज्य हैं, ठीक है। नाउ फॉर्मेशन की बात करते हैं। अब हाई कोर्ट के फॉर्मेशन की बात करते हैं।
तो चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट का भी एक चीफ जस्टिस होता है, उसको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट करने से पहले चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट से जरूर पूछता है, और साथ में गवर्नर का भी सलाह ली जाती है। यानी कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है चीफ जस्टिस की मदद से, सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है उसकी मदद से, और गवर्नर की भी सलाह ली जाती है। द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज कंसल्टेड इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द अदर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। लेकिन हाई कोर्ट के जब जजेस की अपॉइंटमेंट की बात आती है, चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट हो गया, तो हाई कोर्ट के दूसरे जजेस के अपॉइंटमेंट के समय हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की मदद ली जाएगी। A president is a representative of the prime minister and the cabinet of ministers, and hence only president appoints a chief justice only after discussion and consultation with the prime minister and cabinet ministers. चीफ जस्टिस को अपॉइंट करते वक्त प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर्स का भी के साथ भी डिस्कशन किया जाता है। यानी कि कोई भी चीज़ भारत के अंदर अपनी मर्जी से नहीं हो सकती, हर जगह पर एक डिस्कशन के दौरान, यानी कि कहीं भी आपको लगे कि ये चीज़ गलत हो रही है तो आप अपनी आवाज़ उठा सकते हो। एक भी बंदा अलग बोलेगा तो ऑब्वियसली चीज़ रोक दी जाएगी। एज लिमिट की बात की जाए तो हाई कोर्ट के जज की 62 साल होती है, सुप्रीम कोर्ट की कितनी थी? 65। देन दे कैन टेंडर रिसिग्नेशन एड्रेस टू द प्रेसिडेंट, और अगर उनको रिज़ाइन करना है तो प्रेसिडेंट को रिज़ाइन करना पड़ता है। द प्रेसिडेंट कैन रिमूव एनी ऑफ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट थ्रू द इम्पीचमेंट प्रोसेस। जैसे मैंने पहले बताया था, अगर सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर कोई केस हो, किसी प्रकार का भी मिसकंडक्ट का हो, तो उसको हटाया जा सकता है किसके द्वारा? इम्पीचमेंट के द्वारा, प्रोसेस के द्वारा। तो वैसे ही हाई कोर्ट के जज चीफ जस्टिस को या जजेस को हटाने के लिए भी प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ही चलाया जाता है। नंबर ऑफ जजेस इज नॉट सेम इन ऑल द हाई कोर्ट। सब हाई कोर्ट जो भारत के अंदर है उनके अंदर नंबर ऑफ जजेस सेम नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ स्टेट्स बड़ी हैं, कुछ स्टेट्स छोटी हैं, तो नंबर ऑफ जजेस वेरी करता है। लेकिन अगर प्रेसिडेंट को लगे कि हाई कोर्ट का वर्कलोड बढ़ गया है तो एडहोक जजेस को अपॉइंट कर सकता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट में किया था। सेम हो रहा है ना दोनों चीज़ें। फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years, 2 साल के लिए। ऑल द वर्क ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट आर कैरिड आउट इन इंग्लिश। सारी कार्य जो किया जाता है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में वो अंग्रेजी भाषा में किया जाता है। लेकिन अगर किसी लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर कोई बिल पास किया जाए कि भाई हमारे कोर्ट की भाषा जो है वो गुजराती रहेगी या पंजाबी रहेगी, तो उस कोर्ट के अंदर उस रीजनल भाषा का उपयोग किया जा सकता है। लेकिन सबसे पहले उसके लिए क्या करना होगा? बिल पास करना, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली में इसको पास किया जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। एज पर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द पर्सन एलिजिबल, कौन एलिजिबल है? पहला हमने देखा था सिटीजन ऑफ इंडिया, कि भारत का सिटीजन होना बहुत ही ज़रूरी है। फिर वैसे ही जैसे वहाँ पर 5 साल जजमेंट दिया होना चाहिए हाई कोर्ट में और 10 साल एडवोकेट होना चाहिए, वैसे यहाँ पर मिनिमम 10 years ऑफ जुडिशियल पोस्ट इन लोअर कोर्ट, यानी कि यहाँ पर 5 साल नहीं है 10 साल है, लेकिन हाई कोर्ट से नीचे के कोर्ट में, किसी भी नीचे के कोर्ट में कम से कम 10 साल जजमेंट दिया होने की जज होना चाहिए वो 10 साल के लिए। या फिर 10 साल का प्रैक्टिस होना चाहिए एडवोकेट के रूप में। 10 साल का प्रैक्टिस होना चाहिए किसके रूप में? एडवोकेट के रूप में। सेम वही चीज़ है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। तो 10 साल के लिए प्रैक्टिस किया हो एज एन एडवोकेट इन हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में 10 साल तक वो एडवोकेट होना चाहिए। देन शुड बी ए डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट और फेमस लॉ मेकर एज पर द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि एक फेमस लॉ मेकर हो या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, ऐसा व्यक्ति जिसको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बहुत नॉलेज है, कॉन्स्टिट्यूशन के जानकार, विशेषज्ञ बोलते हैं ना, जब विशेषज्ञ एक्सपर्ट। देन एज शुड बी बिलो 62, उम्र होनी चाहिए 62 से नीचे। और हाई कोर्ट का जो जज है वो शपथ लेता है गवर्नर के सामने, रिटन में भी और वर्बली भी। जैसे हाई कोर्ट के जो हमने कार्य क्षेत्र के बारे में पढ़ा था ज्यूरिसडिक्शन, वैसे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन हमने पढ़ा था, वैसे हाई कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन के बारे में भी देखते हैं। पहला आता है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। ओरिजिनल में क्या है? इसमें क्या होता है? ऐसे इश्यूज जिसमें वो डायरेक्टली अपना जजमेंट दे सकता है, सेम हमने पढ़ा, लेकिन यहाँ पर कुछ मुद्दे बदल जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो देश के अंदर एक ही है, तो उसकी पावर ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर क्या पावर है वो देख लेते हैं। अंडर द ओरिजिनल जुरिसडिक्शन द हाई कोर्ट इज एम्पावर्ड टू इशू
directions, orders or writs, including writs in the nature of habeas corpus to any person, authority or any government in case of violation of the fundamental rights of citizen. The court has the authority in the cases related to companies. देखिए केसेस कौन कौन से ध्यान रखना, कंपनी, मैरिज, डिवोर्स, एलिमनी यानी कि दहेज प्रथा वगैरह होता है, इस तरह की चीज़ें. The cases of contempt of court, land revenue and its reimbursement, land reforms and returns can also be carried out in the High Court. All writs, petitions challenging the judgment given by the lower court of the civil and the criminal court can be made in the High Court. बेटा फोन दे. तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में हाई कोर्ट के आते हैं कि कोई भी ऐसा मुद्दा जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन का भंग किया जाए या फिर हमारी फंडामेंटल राइट्स का हनन किया जाए, तो उस पर्टिकुलर डिसीजन के ऊपर हाई कोर्ट जो है वो तुरंत प्रोविजन लगा सकता है. दैट इज हैबियस कॉर्पस, मतलब उसको तुरंत वो रोक सकता है, खारिज कर सकता है. ये पावर हाई कोर्ट के पास है. इसके साथ साथ बहुत सारे दूसरे मुद्दे भी, जैसे कोई कंपनियों से रिलेटेड मुद्दे हैं, दो कंपनियां हैं उनके आपस की लड़ाई है या हमारी किसी कंपनी के सामने लड़ाई है, ऐसे में फिर डिवोर्स हो गया, मैरिज हो गया, एलिमनी जैसी समस्याएं हो गई. यानी कि जैसे डिवोर्स हो जाता है तो डिवोर्स के बाद पता है कि जो पत्नी होती है उसका खर्चा जो है वो पति उठाता है. कुछ सरकार के द्वारा इस तरह का ऑर्डर दिया जाता है भी कुछ खर्चा हमें हमारी पत्नी को देना पड़ता है अगर हम डिवोर्स ले लेते हैं तो ऐसे केसेस के अंदर. तो ये सब मुद्दे जो हैं ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आते हैं हाई कोर्ट के. इसके अलावा लैंड से रिलेटेड मुद्दे जो हैं और ये सब हम इसमें शामिल कर सकते हैं. अगर लोअर कोर्ट में कोई केस चल रहा है हमारा तो उसको हम हाई कोर्ट में फिर से चैलेंज कर सकते हैं. अगर किसी ने, आपने कोई केस था जो लोअर कोर्ट में आप हार गए, आपको लगता है अभी नहीं आप जीत सकते हो और आप सही बोल रहे हो, आपको ये पूरा पक्का है कि मैं सही हूँ और सामने वाला गलत है, उसने झूठ बोल के या किसी तरीके से आपको हरा दिया, आप हाई कोर्ट में जा सकते हो. कब? जब आपको लोअर कोर्ट के डिसीजन से सेटिस्फेक्शन नहीं है. अब आते हैं एपेलेट जुरिस्डिक्शन में. अंडर द एपेलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट, द कोर्ट हियर्स द पिटिशन अगेंस्ट द सिविल एंड द क्रिमिनल केसेस. Any petition challenging the judgment of the lower court and the tribunals can be made in the high court. In case a session court has issued any judgment punishing the accused for more than 4 years, then the petitioner can challenge the judgment in the high court. यानी कि क्रिमिनल केसेस हो गए या सिविल केसेस हो गए, तो ऐसे कोई भी केसेस जो कि लोअर कोर्ट में हुए हैं उनको हाई कोर्ट में आप शफल कर सकते हो, वहाँ भी आप उस पर अपील कर सकते हो दोबारा से. लेकिन अगर एक्यूज यानी कि जो गुनहगार है उसको 4 साल से ज़्यादा की सज़ा दी गई है तो वो हाई कोर्ट में केस को चैलेंज कर सकता है, उससे कम में वो चैलेंज नहीं कर सकता है. If any accused is given a capital punishment by a sessions court in a case of murder for which a less severe punishment is issued by the lower court, then in such condition the judgment can be challenged in the high court. The petitioner who is unsatisfied with the judgment of the tribunal can also approach a high court. The high court has a power to decide upon important questions pertaining to law including constitutional interpretation. यानी कि अगर लोअर कोर्ट के अंदर आपको फील हुआ कि भाई सज़ा ज़्यादा दी गई है तो भी आप हाई कोर्ट में जा सकते हो. अगर सामने वाले को लगता है कि भाई सज़ा उसको कम मिली है, ज़्यादा मिलनी चाहिए थी, तो भी आप हाई कोर्ट में जा सकते हो. और बाकी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड जो भी मुद्दे होते हैं उसमें तो आप हाई कोर्ट और ऊपर कोर्ट में जा ही सकते हैं. कृष्णा, administrative jurisdiction. Each high court has the authority and power to supervise the working of all subordinate courts and tribunals of the state or of its regions. If the high court feels it is necessary, then it can ask case papers from the subordinate court and then carry out the case proceedings. The court can frame general laws to control the procedure and functioning of the courts under its power. The high court can decide criteria and tabular form of various types of fees. All these provisions should be in accord and harmony with the Constitution. The High Court can guide and direct the subordinate courts in the matter of maintaining records and entries. Administration, जैसे कि यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिस्डिक्शन. एडमिनिस्ट्रेट करने का मतलब होता है दूसरे को गाइड करना, यानी कि किसी भी चीज़ को चलाना, किसी भी देश को चलाने का काम, स्टेट को चलाने का काम, डिस्ट्रिक्ट को चलाने का काम, घर को चलाने का काम, स्कूल को चलाने का काम. स्कूल में भी एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होता है, पता है, जो एडमिनिस्ट्रेट करता है स्कूल को, यानी कि चलाता है. तो यहाँ पर जो कोर्ट है हमारा हाई कोर्ट, वो जूनियर कोर्ट जो हैं, लोअर कोर्ट जो हैं, उनको गाइड करता है, एडवाइस देता है, उनको गाइड करता है कि आपको कैसे काम करना है.
किसी भी केस के पेपर मंगवा के वो उस केस के ऊपर खुद भी सुनवाई कर सकता है। जैसे प्रिंसिपल आता है तो कभी कभी चेक नहीं करता है बुक्स आपके आके, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जो है वो लोअर कोर्ट से चेकिंग के लिए कभी कभी पेपर बुक्स मंगवा लेता है, लाओ तुम्हारा ये केस कैसा चल रहा है, इसमें तुम लोग क्या कर रहे हो, तो वो खुद भी उस पर प्रोसीडिंग कर सकता है। फिर लोअर कोर्ट की फंक्शनिंग कैसे वो काम करेंगे, प्रोसीजर उसका, उसके ऊपर वो लॉ भी बना सकता है, अभी तुम ऐसे काम करो, चेंज भी कर सकता है, अभी तुम्हारा काम ऐसे चल रहा है अभी ऐसे करो। इसके अलावा फी भी वो सेट कर सकता है, अभी लोअर कोर्ट की जो फीस होती है ना उसको भी वो हाई कोर्ट सेट कर सकता है, अभी तुम फीस इतनी लो, लेकिन वो सब चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर होती हैं। ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से कुछ भी करना है, यानी कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर कुछ भी जाता है तो हाई कोर्ट के कान सुप्रीम कोर्ट खींच देगा। इस कारण से हर एक चीज़ जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के की जाती है। The High Court occupies the place as the court of records. The High Court publishes its judgments decision in an organized form. These judgments and decisions are binding and final, for they can use these court decisions and judgments as reference while taking decisions on various cases in future. The lawyers use these published judgments and decisions as citations while pleading their cases. हाई कोर्ट भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड मेंटेन करता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड मेंटेन करता था, तो हाई कोर्ट भी ऐसा ही करता है। अब कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड मैंने बताया क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट के जैसे जजमेंट्स जो होते थे वो संभाल के रखते हैं उनकी कॉपीज़, वैसे ही हाई कोर्ट के जो जजमेंट्स होते हैं ना उनकी कॉपीज़ भी हाई कोर्ट जो है वो संभाल कर रखता है। उनको न्यूज़ में, मैगजीन में, न्यूज़पेपर्स के अंदर छापा जाता है ताकि लोअर कोर्ट जो है ना वो उसको पढ़कर, उसको देखकर एग्जाम्पल के तौर पे इस्तेमाल कर सके। जैसे कि कोई वकील है, आपने देखा होगा वकील जब कोर्ट में वो लोग दलीलें देते हैं ना, कोई केस लड़ने जाते हैं, तो वो बताते हैं कि भाई आज से 10 साल पहले ऐसा ही एक केस हुआ था तो उसमें हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था। तो इस तरह के तर्क देकर वो जज को बताना चाहते हैं कि भी ऐसा पहले हो चुका है और इस पर ये स्टेप उठाया गया था। तो इस तरीके से वो एक गाइडेंस के तौर पे, जैसे रेफरेंस करते हैं ना, रेफरेंस बुक होती है हमारे पास, 20 बुक में से नहीं समझ आया, एक और बुक होती है जिसको हम रेफरेंस बुक बोलते हैं, रिफ्रेशर बोलते हैं, तो वहाँ से हमें समझ आता। तो एक तरह से ये एक रेफरेंस की तरह हो गया कि जो जजेस हैं, जज भी उसको पढ़ते रहते हैं, उनका काम ही यही होता है ना जजमेंट देना, तो वो इसको स्टडी करते रहते हैं क्या क्या जजमेंट दिए गए हैं। जैसे अब पर्टिकुलर केस आया जिसमें उनको थोड़ी दिक्कत हो रही है करने में, तो उससे रिलेटेड जज की खोज करते हैं वो कि पहले कब ऐसा कोई केस आया था। तो अगर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के पास ऐसा कोई जजमेंट पहले आया हो, कोई केस आया हो, तो वो उसको स्टडी करते हैं ऐसे कुछ केसेस को, तो उनको आइडिया आ जाता है भी क्या हमें सज़ा सुनानी है। तो जजमेंट देना इट्स नॉट ए जोक। ऐसा नहीं है कि हम सोचें यार जज बन गया मतलब बड़ी बात है और क्या करना क्या। वहाँ पर बैठ के एक आदमी के ज़िंदगी आपके हाथ में है, अगर आप उसको गलत सुनाते हो सज़ा तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो यानी कि एक प्रॉपर वे में, एक निष्पक्ष तरीके से ये करना बहुत ही ज़रूरी है। और हम लोगों के सामने एक एग्जाम्पल भी रखना है ना उनको। ये तो है नहीं कि ये कोई मार्केट से हमने ब्रेड तो ख़रीदा नहीं है कि चलो आज ब्रेड ख़राब निकल गया तो 20 रुपये वेस्ट हो गए, कल दूसरा खरीद लेंगे, या आधा किलो प्याज तो खरीदे नहीं कि चलो ख़राब निकले तो दूसरे खरीद लेंगे। किसी व्यक्ति के जीवन का सवाल है, तो ऐसे में बहुत ही ज़रूरी है उनके सामने एक पूरा एग्जाम्पल सेट करना। तो हाई कोर्ट जो है इस तरीके से कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स को मेंटेन करता है।